बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों। देखिए जी, आप लोगों ने लेबर के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। और उसमें कुछ क्वेश्चन आपसे हुए होंगे, कुछ नहीं होंगे। और आज इंशाल्लाह हम दो छोटे छोटे लेक्चर हम रिकॉर्ड करते हैं। एक तो जनरल एंट्रीज, जो हमने पहले भी पढ़ ली हुई है। जनरल एंट्रीज देखते हैं। और लेबर का जब अलग से एक ही जनरल एंट्री का सवाल आ जाए ना 5-6 नंबर का, तो उसमें वो चीजें ज्यादा दे देता है, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसको भी हमने देखना है, ठीक होगी बात। और ये बात ख्याल रखना है कि डिसीजन मेकिंग, अगर आप डिसीजन मेकिंग के बाद लेबर करोगे ना, तो ये आपको आसान लगेगा। उससे पहले अगर करोगे ना, तो फिर या तो लेबर पहले कर लो, ये मुश्किल लगेगा, बाद में डिसीजन मेकिंग कर लो। या डिसीजन मेकिंग करके करोगे ये, तो जो पहले करोगे वो मुश्किल लगेगा, जो बाद में करोगे वो आसान लगेगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें ये दोनों इस्तेमाल होती है ना आपस के अंदर। तो इसके लिए फिर आपको एक तो टॉपिक हमने पढ़ लिया हुआ डिसीजन मेकिंग का, अब हम लेबर पढ़ने लगे हैं। तो लेबर के अंदर ये चीजें आपको अब आसान लगेगी। क्वेश्चन पढ़ोगे, कुछ नई चीजें हैं वो हम सीख लेते हैं, तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह आज ही। तो सबसे पहले तो हम इसकी जर्नल एंट्रीज की तरफ आते हैं। जर्नल एंट्रीज आपको याद होगा कि जो सादा जर्नल एंट्रीज हमने सीखी थी ना, वो ये थी कि हम पेरोल एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, पेरोल एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, और पेरोल पेएबल क्रेडिट करते हैं, पेरोल पेएबल। ओके, ये एक एंट्री होती है सादा। एक ऐसी एंट्री होती है उसके बाद कि इस पेरोल के अंदर दो टाइप की लेबर होती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट है ना, वो वर्क इन प्रोसेस में डेबिट हो जाती है, और जो इनडायरेक्ट है वो प्रोडक्शन ओवरहेड को डेबिट हो जाती है, प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड टू पेरोल एक्सपेंस। ठीक होगी बात। उसके बाद पहले पेरोल डेबिट, पेरोल पेएबल क्रेडिट, फिर जो पेरोल एक्सपेंस है वो चार्ज कर देते हैं वर्क इन प्रोसेस और फैक्ट्री ओवरहेड को। वर्क इन प्रोसेस जो डायरेक्ट लेबर है, और प्रोडक्शन ओवरहेड जो इनडायरेक्ट लेबर। गॉट इट। उसके बाद एक एंट्री होती है पेमेंट की। जब हम पेमेंट कर देते हैं ना, तो एंट्री पास करते हैं पेरोल पेएबल डेबिट, अपनी लायबिलिटी खत्म कर देते हैं, टू कैश या बैंक क्रेडिट। ये हमने पढ़ा था कॉस्ट फ्लो के अंदर। अब इसको ही थोड़ा सा एडवांस करते हैं। जैसे ये जब हम पे रोल की बात करते हैं ना, इसके अंदर सारे के सारे पैसे इंप्लॉय को पेएबल नहीं होते। अब इसमें से कुछ पैसे हमने गवर्नमेंट को देने हैं टैक्स की सूरत में। अब गवर्नमेंट आपको क्या कहती है कि भाई आपने जब भी अपने इंप्लॉय को पेमेंट करनी है, टैक्स काट के करनी है। अब वो जो टैक्स काटेंगे इंप्लॉय का, वो हम इंप्लॉय के पैसों से तो काट लेंगे, फिर वो किसको दे देंगे? गवर्नमेंट को। फिर इसी तरह से प्रोविडेंट फंड। अब एक होता है कि हमने प्रोविडेंट फंड इंप्लॉय के यानी हिस्से में से भी काटना होता है, और कुछ हमने खुद भी कंट्रीब्यूट करना होता है। इसी तरह कोई वर्क वेलफेयर फंड होता है। इसी तरह कोई इंप्लॉय को लोन दिया होता है, उसकी इंस्टॉलमेंट काटनी होती है। तो जितना भी आपका पेरोल एक्सपेंस डेबिट हो रहा होता है ना, सारे का सारा इंप्लॉय को क्रेडिट नहीं होता पेएबल, बल्कि ये कंट्रीब्यूशन फंड में भी जा सकता है, ये गवर्नमेंट के फंड में किसी में भी जा सकता है, ये टैक्स डिडक्शन भी हो सकती है। तो मतलब मुख्तलिफ इसके अंदर डिडक्शन भी होती है। अब वो कैसे फिर इसको डील करेंगे, तो दोबारा आए जरा। अब अगर हम पेरोल डेबिट करते हैं, पेरोल एक्सपेंस डेबिट करेंगे, अब इसमें डिडक्शंस क्रेडिट करेंगे पहले। वो डिडक्शंस क्या क्या हो सकती हैं वो देखते हैं। फिर उसके बाद जो बच जाएगा, फिर वो पेरोल पेएबल आएगा, पेरोल पेएबल। अब डिडक्शंस क्या क्या हो सकती हैं? मिसाल के तौर पर एक तो हो गया ना प्रोविडेंट फंड। ये प्रोविडेंट फंड वो हिस्सा है जो इंप्लॉय के पैसों से काट के, इंप्लॉय की अमाउंट से काट के हमने प्रोविडेंट फंड में जमा करवाना होता है।
मतलब होता मोस्टली ये है कि जितने पैसे वो एम्प्लॉय को हम काटते हैं ना, वो एंड पे उसको पी फंड के नाम से या पेंशन के नाम से या किसी तरह से बाद में दे देते हैं, फिलहाल उसका काट लेते हैं पैसे। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आपने उसको लोन दिया हुआ था तो उसकी इंस्टॉलमेंट भी आप काट रहे हो, कोई टैक्स डिडक्शन है वो भी आप काट रहे हो, मतलब, या एक और चीज भी क्रेडिट करते होते हैं। वो कौन सी चीज क्रेडिट होती है वो अलग से कर लो, वो अलग बात है। एक जनाब होता है पेड लीव। अब पेड लीव का मतलब क्या होता है? पेड लीव का मतलब है कि हर कंपनी कहती है कि भाई आपने ना पूरे साल के अंदर 30 डेज छुट्टियां कर सकते हैं, इससे ज्यादा करोगे तो हम आपकी सैलरी काट लेंगे या आपको कोई फाइन होगा या वट एवर, मतलब 30 डेज एक साल के अंदर आप छुट्टियां कर सकते हो। अब कुछ एम्प्लॉय होते हैं वो छुट्टियां करते ही नहीं। सपोज अगर उन्होंने छुट्टियां नहीं की तो फिर कंपनी क्या करती है, इन डेज के उनको पैसे पे करती है। तो उससे पहले फिर वो, जाहिर सी बात है, आपको पता है प्रूडेंस कंसर्न क्या कहता है कि आपने एक्सपेंस अंडरस्टैंड नहीं करने। तो कंपनी को चाहिए कि पहले वो एक प्रोविजन फॉर पेड लीव के नाम से एक फंड क्रिएट करके रखे, प्रोविजन फॉर पेड लीव। जितने पैसे उसने इसके लिए देने होते हैं ना, वो अपना क्रेडिट करके पहले एक लायबिलिटी बना लेती है, फिर जैसे जैसे उसमें से पैसे पे करती है ना, वैसे वैसे उस लायबिलिटी को खत्म कर देती है, डेबिट कर देती है। मतलब सपोज दैट उसने पहले रखा था कि भाई 70,000 रुपया प्रोविजन फॉर पेड लीव, ठीक होगी बात। अब वो 70,000 में से ना 50,000 लोगों ने इन कैश करवा लिया, तो जितना इन कैश करवाया पेड लीव का, तो पेड लीव एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर पेड लीव क्रेडिट, ठीक होगी बात। तो जैसे जैसे फिर ये इन कैश होता जाएगा वो लायबिलिटी खत्म होती जाएगी, क्लियर होगी बात। फिर उसके बाद भी कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जिसके लिए वो अपना फंड क्रिएट करके रख लेते हैं, तो क्रेडिट, और जैसे जैसे उसको पे होता जाता है वैसे वैसे हम क्या कर देते हैं, डेबिट, ठीक होगी बात। तो जनाब अब आपने जब करना है ना, तो पेरोल एक्सपेंस को डेबिट, सारी डिडक्शंस पहले क्रेडिट, उसके बाद अगर कुछ आएगा तो फिर पेरोल पेएबल डेबिट, सॉरी क्रेडिट। अब फिर उसके बाद इसको हमने आगे फर्दर क्या करना होता है, इसका हमने करना होता है कि वर्क इन प्रोसेस, और इसको वर्क इन प्रोसेस में कितनी अमाउंट जानी है और फैक्ट्री ओवरहेड में कितनी जानी है, टू पेरोल एक्सपेंस, अगर वो पूछे तो। फिर उसी तरह जितनी पेमेंट्स कर देंगे वो पेमेंट्स बैंक क्रेडिट हो जाएगा, जो जो पेमेंट्स टैक्स डिडक्शन करके जमा करवा दिया तो टैक्स डिडक्शन डेबिट, कैश क्रेडिट, इंप्लॉय को पैसे दे दिए पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट, कंट्रीब्यूशन फंड के पैसे जमा करवा दिए कंट्रीब्यूशन फंड डेबिट, कैश क्रेडिट, फिर वही पेमेंट की एंट्री पास हो जाएगी, ठीक है। तो आए जरा एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये क्वेश्चन नंबर आपका इस असाइनमेंट के हिसाब से 7 है और ईयर्स के हिसाब से देखा जाए तो ये स्प्रिंग 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द पेरोल कॉस्ट, उसने कहा सिर्फ पेरोल कॉस्ट की एंट्री पास करें, मतलब फर्दर दो एंट्रीज पास नहीं करनी, ना पेमेंट की एंट्री पास करनी है ना वर्क इन प्रोसेस वाली एंट्री पास करनी, सिर्फ उसने कहा है पेरोल कॉस्ट की एंट्री पास करनी, बस। उसके रिइंबर्समेंट की, उसकी पेमेंट की कोई एंट्री उसने नहीं पूछी। क्वेश्चन देखिए, कहता है बेसिक सैलरी है 4,20,000, अलाउंस आपने दे दिया 147,000, तो टोटल आपकी सैलरी जो आपने पे करनी है वो है 567,000। तो जनाब पहले आप पे रोल एक्सपेंस डेबिट कर दें, कितनी अमाउंट से, 567,000 से, गॉट इट। अब देखें, कहता है ये है डिडक्शन, कहता है जो स्टाफ को हमने लोन दिया हुआ था ना वो इंस्टॉलमेंट काटी, तो लोन इंस्टॉलमेंट 13,000 से वो इसमें से कैंसिल कर दी। फिर वो कहता है इनकम टैक्स डिडक्ट किया 15,500, इनकम टैक्स
15,500। फिर डिडक्शन है इंप्लॉई प्रोवाइडेड फंड कंट्रीब्यूशन, फंड कंट्रीब्यूशन कितनी अमाउंट है जनाब? 35,000। उसके बाद डिडक्शन सारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद वो नीचे लिखता है कंपनी कंट्रीब्यूट टू प्रोविडेंट फंड विच इज इक्वल टू एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, मतलब कंपनी भी 35,000 पे कर रही है। फिर वो कहता है 5% ऑफ द बेसिक सैलरी टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ये कौन पे कर रहा है? कंपनी, मतलब ये सैलरी में से काट के नहीं पे करेगा, ये अपनी तरफ से हिस्सा डालेगा, ये कंपनी की तरफ से, इंप्लॉयर की तरफ से। डिडक्शंस वो होती हैं जो इस सैलरी में से काटेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जो हम सारी अमाउंट है वो इंप्लॉय को पेएबल है, पेरोल पेएबल। तो कितने पैसे बच गए जनाब? 567,000 माइनस 13,000 माइनस 15,500 माइनस 35,000, तो 503,500। ओके होगी बात? ये एक एंट्रीज पास हो। अब एक एंट्री जो इंप्लॉयर ने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन देना है, तो उसके लिए क्या होगा? प्रोविडेंट फंड डेबिट, प्रोविडेंट फंड पेएबल क्रेडिट, प्रोविडेंट फंड पेएबल या प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड एक ही बात है। कहते हैं जितना इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन था ना उतना ही 35,000। ये आप सोचोगे कि सर डिडक्शन के साथ क्यों नहीं लिखा? ओ भाई ये डिडक्शन है ही नहीं, ये तो इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंप्लॉयर अपनी जेब से देगा, तो हमारी सैलरी में से ये डिडक्ट नहीं होगा। और गवर्नमेंट को जो दे रहा है बेसिक सैलरी का 5%, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन डेबिट, गवर्नमेंट फंड कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन पेएबल क्रेडिट, वो कितना है जनाब? 5% ऑफ बेसिक सैलरी, तो 420,000 का 5% 21,000। लो जी, इसकी बाकी एंट्रीज उसने नहीं पूछी कि वर्क इन प्रोसेस को, उसने कहा सिंपल इंप्लॉय की कॉस्ट में तो भी पहली एंट्री ही है, लेकिन आई कि आपने अपने सजेस्टेड आंसर के अंदर ये दो एंट्रीज भी पास की, क्योंकि बेसिकली ये भी गवर्नमेंट की तरफ से जो उसने बताया हुआ है कि भाई ये भी इंप्लॉय के लिए ही है, इसलिए इस ये 3 एंट्रीज पास की। ठीक है, एक और क्वेश्चन पे आए जनाब। क्वेश्चन नंबर है इस असाइनमेंट के हिसाब से 40, और ये अटेम्प्ट है आइटम 2010। ये 12 नंबर का सवाल आया था। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द पेरोल और इट्स डिसबर्समेंट, मतलब पे करने का, फिर जिधर जिधर चार्ज होनी उसकी भी एंट्री पास करनी है और रिकॉर्ड भी करना है पेरोल। तो ये सवाल अच्छा सवाल है। हाँ जी, क्वेश्चन है कि जनाब पीएल मैन्युफैक्चर स्पेशल टूल्स इंफॉर्मेशन ऑफ अप्रैल 2010। कहता ये उसने आपको बता दिया कि मशीनिंग के लिए, असेंबली के लिए हम इतने पैसे पे करते हैं, इतना ओवर टाइम देते हैं और इतना टैक्स पे करते हैं। कहता है 35 पेड लीव आर अलाउड। कहता है जी 35 तो हमने पेड लीव देनी है, मतलब चाहे वो बीमार हो या ना हो, कैजुअल छुट्टी करे ना करे, मतलब अगर छुट्टी कर लेगा तो फिर पैसे नहीं देंगे, और अगर वो छुट्टी नहीं करता तो फिर हम उसको 35 दिनों के पैसे दे देंगे। ठीक है, मतलब वो छुट्टी अगर 35 छुट्टी 35 छुट्टियां कर लेगा तो फिर तो ओके है, उसको हमें कुछ एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही उसकी सैलरी डिडक्ट करेगी। लेकिन अगर वो 35 लीव नहीं लेता, 20 छुट्टियां करता है, तो 15 दिन को उसको पैसे दे देंगे। अगर वो 10 छुट्टियां करता है तो 25 दिन को उसको पैसे दे देंगे। वो कहते हैं एनुअल बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी। जून के अंदर हमने उनको ना बोनस भी देना है, तो ये भी हमारी लायबिलिटी है एक।
फिर उसके बाद वो कहता है द कंपनी मेंटेन कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड इज 8.33% ऑफ द मंथली सैलरी। अच्छा, अगर कुछ ना बताया हो ना, तो ये जो सैलरी के ऊपर परसेंटेज लेते हैं ना, ये हमेशा बेसिक सैलरी का लेना। अगर वो खुद बता दे तो फॉलो करेंगे, और अगर नहीं बताता ना तो फिर किसका लेंगे, बेसिक सैलरी का। फिर वो कहता है ड्यूरिंग 2010 अप्रैल 2010 द एम्प्लॉय अवेल्ड, कहता है 85,000 लीव उसने अवेल कर ली है। इसका मतलब है ये तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, इसको हम डेबिट कर। फिर वो कहता है कि एडवांस पेड एंड रिकवर्ड, कहता है 17,000 का लोन इस साल हमसे किसी ने लिया कंपनी से, और 28,000 जो पहले लोन लिया हुआ था ना, वो डिडक्ट कर लिया सैलरी में से। कहता द कंपनी फॉलो द पॉलिसी अक्रू बोनस और पेड लीव। कहता जो पेड लीव है वो भी अक्रू करते हैं, मतलब अक्रू का मतलब यह है कि फौरन नहीं पे करते, जब टाइम गुजर जाता है फिर पे करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई जनरल एंट्रीज बनती किस किस, अमाउंट कौन कौन सी बनी। तो इसमें 4 डिपार्टमेंट है, चारों लिख लो। एक मशीनिंग डिपार्टमेंट है, एक असेंबली डिपार्टमेंट है, एक टूल रूम है, और एक वेयर हाउस है। और यहां पर चाहे टोटल भी लिख लें। हाँ जी, इसका जो नॉर्मल पेमेंट है 1,000 रुपीज इन 1000 है, 425 और 75, 1,000, 400, 25, टोटल करके बता दे। 1,500 ओवर टाइम, $75, 40, 75, 40, फिर 5 और 15, ये टोटल कितना आ गया 75, 135। ये हमारी जो टोटल सैलरी बनती है ना वो ये है 1075, 440, 30, 90, और जो टोटल आ जाएगा 1635। ओके की बात। अब इसमें पेड लीव कितनी है जी, जाहिर सी बात है वो भी तो हमारी सैलरी बन जाएगी ना, वो भी तो उसी के लिए हम दे रहे हैं ना। 35 दिन की पे लीव है। तो जनाब इस अमाउंट को 1,000 को 365 पे डिवाइड कर दो और 35 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके पास पेड लीव की अमाउंट आ जाएगी। मतलब ये भी प्रोविजन हमने क्रिएट करनी है कि इतनी पेड लीव हमने रखी है, इतना बोनस रखा हुआ है, इतना प्रोविडेंट फंड रखा हुआ है, वो सारी चीजें हमने एक ही दफा एंट्री पास कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। तो जनाब 1,000 को 365 भी डिवाइड करके 35 से मल्टीप्लाई करो तो अमाउंट आ जाती है 95.8, 96 कर लेते हैं, ठीक है। फिर 400 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 35, 38, फिर 25 डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 35, 2.32 कर लेते हैं, और फिर आ जाता है जनाब 75 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 35, 7, टोटल आ गया जी 96 प्लस 38 प्लस 2 प्लस 7, 143। फिर उसके बाद प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड उसने बताया हुआ है जनाब 8.33%। तो ये भी बेसिक सैलरी का लेना है, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.0833, 83.3, 83 ले रहा हूं मैं। 400 का 0.0833, 33, 25 मल्टीप्लाई बाय 0.0833, 2.9 है तो 3 कर लेते हैं,
और 75 मल्टीप्लाइड बाय 0.0833 आ गया जी। तो 83 प्लस 33 प्लस 3 प्लस 6 आ गया 125। फिर एक साल का बोनस, एक महीने का बोनस भी कहा हुआ है कंपनी ने। हाँ जी, 1000 का बोनस कितना है, डिवाइड बाय 12। इसको भी 12 पे डिवाइड कर दे, इसको भी 12 पे डिवाइड कर दे, इसको भी 12 पे डिवाइड कर दे, इसको भी 12 पे डिवाइड करें जरा। 83, 33, 3 और 25 डिवाइड बाय 12 करते हैं तो ये बनता है ना। हाँ जी, तो ये कितना आ जाएगा 6 और ये भी कितना बन जाएगा 125। ओके होगी बात। ये तो वो अमाउंट है ना जो अमाउंट हमने पे करनी है, ये एम्प्लॉयर ने पे करनी है, तो ये भी उसकी सैलरी का हिस्सा ही बनता है। तो कितनी अमाउंट आ गई थी टोटल, जो उसकी एक्चुअल में सैलरी बनती है ना, सैलरी वो कितनी बन रही है 1075 प्लस 96 प्लस 83 प्लस 83, 1075 प्लस 96 प्लस 83 प्लस 83, 1337। फिर 440 प्लस 38 प्लस 544। फिर है जनाब 30 प्लस 2 प्लस 6 कर लो 38, 90 प्लस 7 प्लस 12 109। टोटल बन गया 1337 प्लस 544 प्लस 109 2028। ठीक होगी बात। अब ये तो जो सैलरी, ये पैसे नॉर्मल उसके बनते हैं एम्प्लॉय के, इतने ओवर टाइम की पेमेंट बनती है, इतना पेड लीव का हमने पे करना है, इतना कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट करना है प्रोविडेंट फंड के अंदर, और ये बोनस की भी प्रोविजन हमने रख ली। तो इतनी सैलरी जो एम्प्लॉयर ने पे करनी है या कंपनी ने पे करनी है, वो अब पे करे या बाद में पे करे, बनती इतनी है। अब इसमें से वो डिडक्ट क्या क्या करेगा, एक तो टैक्स डिडक्ट करेगा, एक प्रोविडेंट फंड भी डिडक्ट करेगा। तो जो डिडक्ट करेगा वो हम नीचे लिख लेते हैं ताकि दोबारा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। डिडक्शन, एक तो वो टैक्स डिडक्ट करेगा, लिखा हुआ है 25 और 15, 25 इसके 15 इसके, टोटल वो 40 का टैक्स डिडक्ट करेगा। फिर पी फंड कितना डिडक्ट करेगा, वो तो बराबर बराबर है 83 33 36, टोटल हो जाएगा 125। एक लोन की इंस्टॉलमेंट भी डिडक्ट करेगा, उसने बताया नहीं हुआ किसकी है, तो टोटल तो है ना, डिडक्शन तो करनी है ना, ये हमारी डिडक्शंस आ गई। अब एंट्री पास कर लेते हैं। आया जी, सबसे पहले तो हमने एंट्री पास करनी है जनाब सैलरी या पेरोल पेएबल, सॉरी पेरोल एक्सपेंस, पेरोल एक्सपेंस। और दूसरी एक एंट्री हम पास करेंगे कि जो उसने ना 85,000 पेड लीव इन कैश करवा ली, कंपाउंड एंट्री पास कर देते हैं। तो जितनी कैश करवाई वो भी कर देते हैं पेड लीव, जितनी एंड कैश करवाएंगे। हाँ जी, तो बताएं सैलरी कितनी आएगी, सैलरी के नाम से कितनी अमाउंट आएगी, कितनी अमाउंट बन रही है टोटल, ये 2028, 2028। पेड लीव कितनी इन कैश होगी 85, इन 1000 में कर रहे हैं ना, रुपीज इन 1000। उसके बाद क्रेडिट क्या करेंगे, पहले करेंगे डिडक्शन, इनकम टैक्स, नाम लिखते जाएंगे। इनकम टैक्स कितना डिडक्ट किया 40 से, 40 क्रेडिट कर देंगे। और उसके बाद और कौन सी डिडक्शन आ रही है आपके पास,
जी जनाब, दूसरी डिडक्शन क्या है हमारे पास? पी फंड की। अच्छा, पी फंड के बारे में ना आप अलग अलग दो एंट्रीज भी पास कर सकते हो और एक एंट्री भी पास कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी। एक तो हमने पी फंड पेएबल लिख लेते हैं ना, एक तो 125 जो है वो डिडक्शन है एम्प्लॉय की, और एक 125 जो उसने एम्प्लॉयर ने खुद भी पे करना है। एक तो एम्प्लॉय की अमाउंट में से डिडक्ट करेगा ना, और ये जो 125 है ये डिडक्शन है, और ये जो 125 है ये जो उसका अपना कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो उसने टोटल फिर कितने पे करने हैं? 250। पेएबल उसका 250 हो जाएगा, 125 डिडक्शन करके और 125 जो उसने अमाउंट किया, यानी जो खुद से कंट्रीब्यूट करना है। एक उसने लोन वाली इंस्टॉलमेंट भी डिडक्ट करनी है 28। ये तो हो गया ना, लोन वाला भी हो गया, टैक्स वाला भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक होगी बात। और बताएं कौन सी डिडक्शन है? बोनस वाली। अभी बोनस पे नहीं किया, बोनस पेएबल है, जब पे करेगा फिर वो इंप्लॉय की कॉस्ट में चला जाएगा, अभी सिर्फ पेएबल है। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी? 125, और पेड लीव भी 143 है। 125 और पेड लीव कितनी अमाउंट थी? 143। तो ये वो अमाउंट है जो इंप्लॉय को डायरेक्ट पे नहीं होनी, अभी पे नहीं होनी। बोनस है वो कुछ महीने बाद पे करना है। पेड लीव है, जितनी पे होगी वो डेबिट होगी, बाकी लायबिलिटी रह जाएगी। जो प्रोविडेंट फंड है वो भी इंप्लॉय को पेएबल नहीं है, तो फिर बाकी जो अमाउंट बनेगी वो बनेगी पेरोल पेएबल। पेरोल पेएबल कितनी अमाउंट है जनाब? 2028 प्लस 85 में से माइनस कर दो 40 माइनस 250 माइनस 28 माइनस 125 माइनस 143, तो 1527 ये अमाउंट आ जाएगी पेरोल पेएबल। बात समझ रहे हो ना? जितनी डिडक्शंस हैं या जितनी इंप्लॉय को अभी पे नहीं करना वो हमने अलग कर दी, बाकी जो अमाउंट बच गई है वो आ जाएगी पेरोल पेएबल, ठीक है। अब अगली बात देखें, ये रिकॉर्ड होगी आपकी पेरोल। अब आगे देखते हैं कि इसके अंदर ये जो अमाउंट है ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की अमाउंट होती है उससे वर्क इन प्रोसेस डेबिट होता है, और ये दो अमाउंट हैं वेयर हाउस और ओवरहेड्स की, और ये अमाउंट किधर जाएंगी? फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट होगी। तो अब इसको प्लस कर ले, तो वर्क इन प्रोसेस में कितनी अमाउंट जाएगी? 1335 प्लस 544 1881, 38 प्लस 109 147, ठीक होगी बात। तो ये दोनों अमाउंट्स अब हमारे पास आ जाएगी अमाउंट अगली, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, पेरोल एक्सपेंस क्रेडिट। कितना पेरोल एक्सपेंस डेबिट किया था? 2028, जिसमें से 1881 चला जाएगा वर्क इन प्रोसेस के अंदर, बाकी 147 चला जाएगा पेरोल पेएबल के, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। गॉट इट? उसके बाद उसने कहा जी इसके डिसबर्समेंट की भी एंट्री पास करें। डिसबर्समेंट का मतलब है जब हम उसे पे कर देंगे तब। एक तो पेरोल पेएबल डेबिट हो जाएगा, पेरोल पेएबल वो कितनी अमाउंट है जी? 1527। दूसरा जो टैक्स है वो भी हम वापस पे कर देंगे। जो पी फंड है, किसके दो चीजें उसने कहा था अभी नहीं है, बोनस और पेड लीव, ये अक्रूड है स्टिल। ये इसकी पेमेंट की एंट्री जितनी एनकैश होगी वो हमने एंट्री पास कर दी, बाकी अभी वो कहता है कि अभी एनकैश नहीं हुई। तो टैक्स 40, उसके बाद पी फंड 250, और बताएं जनाब कुछ है? इनकम टैक्स भी हो गया, पी फंड भी हो गया, हाँ लोन एडवांस जो दिया है वो आएगा, एडवांस लोन जो दिया है वो आएगा, वो है 17,000, ये अमाउंट है।
मतलब जो जो आपने कैश फॉर्म में पे करना है वो डेबिट कर दो वो चीजें, और बैंक या कैश क्रेडिट कर दो। तो जितना पेरोल पेएबल आ गया, टैक्स हमने दे देना है, पी फंड जमा करवा देना है, और लोन भी एक एडवांस में दिया हुआ है। जो 28 है ना वो डिडक्ट किया हुआ है, जो 28 है वो डिडक्ट किया हुआ है, और ये जो अमाउंट्स हैं ये हमने बैंक या कैश फॉर्म में पे कर। तो 1527 प्लस 40 प्लस 250 प्लस 70, तो 1834। तो ये जनाब थी आपकी जर्नल एंट्रीज। 2 ही क्वेश्चन अभी तक पेपर में आए हुए हैं, और अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये वो 167 चैप्टर के साथ एडजस्ट होके आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे इस चैप्टर के अंदर ये 2 क्वेश्चन थे, तो ये हमने देखे, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप देखें, अगर उसमें कोई मसला आता है तो वो जरूर मुझसे डिस्कस कीजिए। ठीक हो जी बात, अल्लाह हाफिज।